फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार हमने हेपेटाइटिस बी के बारे में जाना था। इस बार हेपेटाइटिस सी के बारे में जानेंगे। ये वायरस है हेपेटाइटिस सी का, वो हेपा सी ग्रुप का सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है। ये वायरस ज़्यादा पुराना नहीं है, सन 1989 में ही इसकी खोज हुई और ये हेपेटाइटिस बी से किसी तरह से कम नहीं है। ये हर साल 5.8 करोड़ लोगों को पूरे विश्व में इन्फेक्ट करता है और 1.5 लाख लोगों की जान ले लेता है। तो आज अपन इसी वायरस और इसी बीमारी के बारे में जानेंगे। कि सबसे पहले जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी में क्या अंतर है, क्या समानता है और क्या समानता है। जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है, हेपेटाइटिस बी का वायरस है वो डबल स्ट्रैंड DNA वायरस था और हेपेटाइटिस सी का वायरस है वो सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है। जो बी का वायरस है वो न्यूक्लियस में ग्रो होता है और सी का वायरस साइटोप्लाज्म में ग्रो होता है। जैसे हेपेटाइटिस बी में कई जीनोटाइप्स थी, ऐसे हेपेटाइटिस सी में भी 8 जीनोटाइप्स होती हैं और इसमें टाइप 1 ज़्यादा कॉमन होता है और 60% केसेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये दोनों ही हेपेटाइटिस बी और सी बॉडी फ्लूइड और अननेचुरल सेक्स या इलीगल सेक्स से फैलते हैं। और उसके बाद में एक और डिफरेंस जो इनमें आता है वो ये है कि क्रॉनिक स्टेज में हेपेटाइटिस बी के लिए ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, जबकि हेपेटाइटिस सी में जो न्यूअर एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं वो 95% तक इफेक्टिव है। और एक और अंतर जो खास बनाता है इसको वो ये है कि हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन उपलब्ध है और हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है हेपेटाइटिस सी का, मतलब इन्फेक्शन होने के बाद कितने दिनों बाद लक्षण आते हैं। तो वो ये टाइम 2 सप्ताह से 6 महीने होता है। तो 2 सप्ताह से 6 महीने के अंदर मरीज को लक्षण आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या लक्षण आते हैं, तो सबसे पहले एक्यूट फॉर्म में, फिर उसके बाद में क्रॉनिक फॉर्म में। एक्यूट मतलब तुरंत जो लक्षण होते हैं, तुरंत लक्षण में और हेपेटाइटिस की तरह इसमें भी उल्टी होना, पेट में दर्द होना, जी मिचलाना, थकान होना, पीलिया होना, पेशाब का गाढ़ा होना, जोड़ों में दर्द होना, ऐसे करके लक्षण आते हैं। और 30% केसेज में ये स्वतः ही ठीक हो जाते हैं और 70% केसेज में क्रॉनिक फॉर्म में या लेट होने वाली जो बीमारी है, क्रॉनिक है जो लंबे टाइम तक चलने वाली है, उसमें बदल जाता है। इस 70% में से 20 से 25% केसेज में ये सिरोसिस ऑफ लिवर एंड लिवर कैंसर में बदल जाता है, जो कि मरीज की मृत्यु का जिम्मेदार होता है। फिर उसके बाद ये अपन ये जानते हैं कि इस बीमारी मान लो हो गई तो उसका कैसे निदान होगा या क्या डायग्नोसिस होगा। तो डायग्नोसिस में anti-HCV एंटीबॉडी मतलब ये 6 से 8 सप्ताह बाद डेवलप होती हैं। जैसे इन्फेक्शन होने के 6 से 8 सप्ताह बाद anti-HCV एंटीबॉडी का पता लग जाता है। फिर उसके बाद में कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए HCV RNA मतलब वायरल लोड PCR से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से वायरल लोड का पता लग जाता है। और फिर उसके बाद सपोर्टिव टेस्ट होते हैं, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट है, सोनोग्राफी है, लिवर बायोप्सी है या फाइब्रोस्कैन है। फिर उसके बाद में क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है, तो पॉसिबल ट्रीटमेंट में सबसे पहले है एल्कोहल को अवॉइड करना है। ऐसा देखा गया है जो हेपेटाइटिस सी के साथ में मान लो एल्कोहल लेते हैं, उनको हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन और साथ में एल्कोहल लेते हैं तो सिरोसिस होने की जो स्पीड है वो 5 गुना बढ़ जाती है, 5 गुना जल्दी सिरोसिस ऑफ लिवर या लिवर सिकुड़ जाता है। फिर उसके बाद ऐसा भी देखा गया है कि कुछ कॉफ़ी लेने से स्कारिंग की रेट है, सिरोसिस होने की रेट है वो कम हो जाती है। फिर जो न्यूअर एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो इसको जो क्रॉनिसिटी है उसको कम कर देती है और कुछ ठीक कर देती है। 48 सप्ताह तक मरीज लगातार इलाज लेता है तो सोफोसोबुवीर और डेक्टोसोबीर ऐसी तरह की दवाई हैं वो इसको ठीक करती हैं। पहले जो पुरानी दवाई थी इंटरफेरॉन और रिबाविरिन वो केवल 50% केसेस को ठीक करती हैं और जो नई एंटीवायरल आ रही है उनकी इफेक्ट 95% तक बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में सर्जरी होती है लिवर ट्रांसप्लांटेशन, जो बहुत क्रॉनिक फॉर्म होते हैं उनकी, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद भी ऐसा देखा गया है कि हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है वो रिकर हो जाता है, फिर दोबारा आ जाता है। अब बचाव के तरीके हैं कि बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं। तो अपन ने सबसे पहले ही जाना था कि जो ड्रग यूजर्स हैं, इंट्रावीनस ड्रग यूजर हैं, इंट्रामस्कुलर जो एक तरह से नशा करते हैं इंजेक्शन के थ्रू, उनमें हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो
इन्फेक्शन को कम करने के लिए, मिटाने के लिए इंजेक्शन का यूज़ कम से कम करना है। इंजेक्शन को रिसाइकल नहीं करना है, दोबारा यूज़ नहीं करना है, और ऐसे नशा को रोकना है जो इंजेक्शन के थ्रू फैलता है। फिर उसके बाद जो टैटू बनवा देते हैं, तो टैटू मान लो इन्फेक्टेड होगी मशीन तो भी वो हेपेटाइटिस बी को फैलाती है। और ट्रांसफ्यूजन लेना है, मान लो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उसको चेक कर लें कि कहीं हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड तो नहीं है ब्लड। फिर उसके बाद में मान लो नीडल इंजरी है, खासतौर जो हेल्थ पर्सनल है, हेल्थ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो 2% केसेज में उसको इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। बाई चांस जैसे कोई पेशेंट की HIV सी से इन्फेक्शन था या हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन है, तो ऐसा देखा गया है कि जो नीडल स्ट्रक इंजरी है तीनों को, मतलब हेपेटाइटिस बी, सी एंड HIV, 2% इन्फेक्शन को या 2% केसेज में इन्फेक्शन हो जाता है। तो नीडल इंजरी से बचना है। फिर उसके बाद में अपन पहले ही जाना था कि इलीगल सेक्स से बचना है। आज ऐसे करके अपन हेपेटाइटिस सी के बारे में जाना है। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।